यह रूस पर यूक्रेन का प्रतिबंध था। मैं बता दूं, ये प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था पर पश्चिम के किसी भी प्रतिबंध से ज्यादा तेज असर डाल रहे हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से हुए नुकसान के कारण रूस को अपनी चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी में उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब इसी महीने हुआ है। यह ऐसी चीज है जिसका पहले से ही मोर्चे पर और आम रूसी नागरिकों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ डीजल ईंधन नहीं है और पेट्रोल भी नहीं है। ईंधन भरवाना बस असंभव है। मुझे नहीं पता हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे और आगे क्या होगा। कोई कुछ क्यों नहीं करता? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लिप में देख सकते हैं, रूसी ट्रक ईंधन भरवाने के लिए घंटों घंटों तक लंबी लाइन में खड़े हैं और रूसी पेट्रोल पंप गैसोलीन की बिक्री को सीमित कर रहे हैं या पूरी तरह से रोक रहे हैं क्योंकि वे भारी कमी का सामना कर रहे हैं। यह सब सिर्फ अगस्त में यूक्रेनी हमलों की वजह से हुआ है। असल में मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूस ने सिर्फ इस महीने यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों के कारण अपनी तेल रिफाइनरी क्षमता का 13% खो दिया है। यह उस अर्थव्यवस्था और युद्ध मशीन के लिए बड़ा झटका है जो हाइड्रोकार्बन निर्यात पर निर्भर है। अब टिपिंग पॉइंट डेगन, आपकी बात बिल्कुल सही है। पुतिन के सुरक्षा, खुफिया और सेना के वरिष्ठ अधिकारी जानते हैं कि यह हारने वाली जंग है और रूस की अर्थव्यवस्था परेशान है। रूस चीन और भारत से हाइड्रोकार्बन आयात की भीख मांग रहा है। वे उत्तर कोरिया से तोप का चारा यानी ऐसे लोग मांग रहे हैं जिन्हें वे रूस की तरफ से मरने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज सकें। तो ये कम से कम एक ऐसी स्थिति है जहां रूस के वरिष्ठ लोग व्लादिमीर पुतिन को देखकर सोच सकते हैं कि शायद अब वे क्रेमलिन में उन्हें नहीं देखना चाहते। कुछ लोग मानते हैं कि यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक पुतिन क्रेमलिन से चले नहीं जाते और शायद उन पर अमेरिका की आर्थिक दबाव वाली धमकियों, अगर सैन्य नहीं तो, के कारण कुछ दबाव बनेगा। अब रूसी अधिकारी इस वजह से पागल हो रहे हैं क्योंकि कुछ क्षेत्रों में रूस को पेट्रोल बिक्री पूरी तरह बंद करनी पड़ी। स्थानीय अधिकारी जनता पर आरोप लगा रहे हैं कि ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करने से अब क्षेत्र में पेट्रोल नहीं मिल रहा, जो हास्यास्पद है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बताना चाहता हूं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। रूस के कुछ हिस्सों और कब्जे वाले क्रीमिया में ईंधन आपूर्ति में भारी बाधाएं आ रही हैं क्योंकि यूक्रेन की ड्रोन मुहिम लगातार रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला कर रही है। 3 अगस्त को ड्रोन ने क्रास्नोडार क्षेत्र में रोसनाड ऑयल डिपो पर हमला किया, जिससे 2000 घन मीटर की टंकी में आग लग गई। यह ऑयल डिपो रोव्सनेफ्ट ओनेल एंड गैस कंपनी का है और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और ट्रांसशिपमेंट का काम करता है। इसमें 31,000 घन मीटर की क्षमता वाली 41 टंकियां हैं। फिर 7 अगस्त को ऑप्स्क में एक ओनेल रिफाइनरी पर एक और ड्रोन हमला हुआ जिसमें ओनेल गैस और गैस कांस्टेंट की प्रोसेसिंग यूनिट को निशाना बनाया गया, जिससे बड़ी आग लग गई। रूसी अधिकारियों के अनुसार यह आग 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैल गई। यह रिफाइनरी हर साल लगभग 6 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है, जो वेस्ट साइबेरियन और वोल्गा ओरल फील्ड से पाइपलाइन और रेल लिंक के जरिए सप्लाई किया जाता है। फिर 10 अगस्त को एक और रिफाइनरी पर हमला हुआ और यह सरातोव क्षेत्र की एक बड़ी रिफाइनरी थी जिसमें बड़ी आग लग गई। यूक्रेनियनों के अनुसार यह रूसी संघ के लिए ईंधन अवसंरचना की प्रमुख सुविधाओं में से एक थी, जो कब्जे वाली सेनाओं को तेल उत्पाद उपलब्ध कराने में शामिल थी। यह रिफाइनरी लगभग 1,40,000 बैरल प्रतिदिन प्रोसेस करती है या करती थी। हमले के 2 दिन बाद इसने तेल लेना बंद कर दिया। इसका बंद होना रूस में घरेलू पेट्रोल की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है, ठीक उसी समय जब मौसमी मांग बढ़ रही है। दरअसल इस हमले के तुरंत बाद
रूसी अधिकारियों ने घोषणा की कि वे 2 महीने के लिए पेट्रोल का निर्यात रोक देंगे, यानी पूरा अगस्त और पूरा सितंबर वे विदेशी देशों को पेट्रोल नहीं बेचेंगे। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि आखिरकार रूस अपनी निर्यात से मिलने वाले पैसों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। साफ है कि रूस से सिर्फ पेट्रोल उत्पादों का निर्यात रोका गया है, सभी निर्यात नहीं। रूस अभी भी कच्चा तेल भारत, चीन, तुर्की और ब्राजील को निर्यात कर रहा है। चलिए अब रिपोर्ट पर लौटते हैं। 14 अगस्त को यूक्रेन ने वोल्गग्राड क्षेत्र के एक और संयंत्र पर हमला किया, जिससे भारी नुकसान और इतनी बड़ी आग लगी कि वह नासा के सैटेलाइट से दिखी। यह संयंत्र रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक था, जो प्रतिवर्ष लगभग 15 मिलियन टन तेल प्रोसेस करता है। यह दक्षिणी रूस और यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों के साथ साथ निर्यात बाजारों को पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और बहुत कुछ सप्लाई करता है। फिर अगले ही दिन समारा क्षेत्र में सराजन ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ और यहां आप क्लिप में आग देख सकते हैं। यह भी एक रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाला संयंत्र था और यह प्रतिवर्ष लगभग 8 मिलियन टन तेल प्रोसेस करता है। यह रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक थी। यह रूसी सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थी, जो विमानन, केरोसिन और अन्य ईंधन बनाती थी। अब इन सबके अलावा यूक्रेनी बल उन ईंधन ट्रेनों पर भी हमला कर रहे हैं जो ईंधन को फ्रंट लाइन तक ले जा रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रूसी बलों पर सीधा असर पड़ रहा है, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक क्लिप है जो यूक्रेनी बलों ने जारी की है। यूक्रेन सिर्फ ट्रेनों ही नहीं, पाइपलाइनों को भी निशाना बना रहा है। ड्रुजबा पाइपलाइन से तेल पंप हो रहा है। रात में इस तेल पंपिंग स्टेशन पर हमला किया गया था, जिससे इसे रोक दिया गया। तांबू क्षेत्र में यह हमला हुआ। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने इस खबर की पुष्टि की है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नक्शे में देख सकते हैं, यह रूस के लिए सबसे लंबा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जो पूर्वी यूरोप में फैला हुआ है। रूस ने इस पाइपलाइन का इस्तेमाल रोजाना लाखों बैरल तेल हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों को निर्यात करने के लिए किया है, जो लगातार रूसी युद्ध मशीन को फंड कर रहे हैं। सोचिए, 18 अगस्त को यूक्रेनी हमले से रूसी पंपिंग स्टेशन प्रभावित हुआ। हंगरी के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति रोक दी गई है। अब जाहिर है हंगरी ने वही किया जो वो हमेशा करता है। उसने इसका सारा दोष यूक्रेन पर डाल दिया, जबकि पूरी तरह से भूल गया कि ये रूस था, पुतिन थे जिन्होंने ये आक्रमण शुरू किया था। और अब यूक्रेन सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पैसे के पीछे जाकर, जो रूसी युद्ध को फंड कर रहा है। और ये बताना जरूरी है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर पंपिंग स्टेशन पर हमला किया, जिससे पाइपलाइन बंद हो गई। सीधे रूस की फंडिंग पर हमला किया गया है। तेल और गैस से होने वाली आमदनी रूस के राज्य बजट का एक बड़ा हिस्सा है और इससे यूरोपीय खरीदारों से पुतिन की जेब में जाने वाली आमदनी बाधित हो गई। अगर हंगरी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐसा फिर न हो, तो शायद देश को पुतिन पर दबाव बनाना चाहिए कि वे ये आक्रमण बंद करें। लेकिन सिर्फ हंगरी ही नहीं है जो पुतिन के बेवजह के आक्रमण की कीमत चुका रहा है। रूसी नागरिक भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रिपोर्ट में देख सकते हैं, रूस में थोक कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सिर्फ कल ही पेट्रोल ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड दाम छू लिया। अब हर रूसी उस युद्ध के लिए ज्यादा पैसे चुका रहा है जो पुतिन ने शुरू किया था। दरअसल क्रीमिया और ट्रांसबिलिया के कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल कूपन के साथ बेचा जाने लगा है। यानी अगर आपके पास कूपन नहीं है तो आप बस अपने पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल नहीं खरीद सकते, आपको कूपन चाहिए। और अगर आपके पास कूपन है भी तो भी आप सीमित मात्रा में ही खरीद सकते हैं। क्रीमिया में 95वां पेट्रोल पूरी तरह से पेट्रोल पंपों से गायब हो गया है। 95वां एक तरह का पेट्रोल है जो रूस बेचता है। जैसे अमेरिका में प्रीमियम, नॉन प्रीमियम होते हैं, वैसे ही यहाँ पेट्रोल पंपों पर 95, 93, 97 नंबर दिखते हैं।
ठीक वैसे ही रूस में 95वां पेट्रोल पंपों से पूरी तरह गायब हो गया है, या फिर केवल कार्ड वाले उद्यमों को ही दिया जा रहा है। इसकी कीमत 70 रूबल प्रति लीटर तक पहुंच गई है। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों के प्रवेश द्वार पर नोटिस लगाए गए हैं कि पेट्रोल केवल संगठनों को ही उपलब्ध है। अब आप जानते हैं कि आमतौर पर ऐसे समय में शहर के अधिकारी, राज्य के अधिकारी या देश के अधिकारी सामने आकर एक आश्वस्त करने वाला भाषण देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि वे बहुत जल्द सब कुछ नियंत्रण में ले लेंगे और पेट्रोल की आपूर्ति जल्द ही ठीक कर दी जाएगी। तो सोचिए रूस में लोग क्या कर रहे हैं। रूस के ऊर्जा मंत्रालय ने सामने आकर कहा कि इस कमी के लिए स्थानीय निवासी ही जिम्मेदार हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इसे आप खुद देखिए। इस अधिकारी के अनुसार इसके लिए स्थानीय निवासी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपनी कारें ही नहीं भर रहे हैं बल्कि कैनिस्टर भी भर रहे हैं। अब जाहिर है जब मैंने ऐसा कुछ पढ़ा तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। फिर मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा, और आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में वे असली वजह पर ध्यान नहीं लाना चाहते, और वो है यूक्रेनी हमले। तो वे बस बहाने बना रहे हैं और दोष वापस पीड़ितों पर डाल रहे हैं। मूल रूप से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी गलती है। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने ये आक्रमण शुरू किया। ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हम रूसी आसमान की रक्षा नहीं कर सकते। ये इसीलिए है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं और इसी वजह से हमारे पास कमी है। यह सिर्फ एक और उदाहरण है कि रूसी अर्थव्यवस्था बिखर रही है, और यहाँ तक कि रूसी भी जानते हैं कि यह टिकाऊ नहीं है। रूस का मानना है कि यूक्रेन उससे भी कम टिकाऊ है, और जब तक रूस की आर्थिक समस्याएं युद्ध रोकने को मजबूर करेंगी तब तक यूक्रेन पहले ही खत्म हो जाएगा। रूस एक तरह का चिकन गेम खेल रहा है। उम्मीद है कि उसकी अर्थव्यवस्था यूक्रेन से ज़्यादा टिकेगी और यूक्रेन हार जाएगा। अगर हमें यूक्रेन की मदद करनी है तो बस इतना करना है कि उन्हें समर्थन देकर लड़ाई जारी रखने दें और रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखें, ताकि पुतिन को सैनिक वापस बुलाने पड़ें। किसी ने हमसे अमेरिकी सैनिक भेजने को नहीं कहा है। यूक्रेनियन भी यह नहीं चाहते, वे सिर्फ हथियारों की मदद चाहते हैं। वे बस रूस पर प्रतिबंधों के जरिए मदद चाहते हैं, बस इतना ही। रूस के अपने ही आंकड़ों के अनुसार रूसी सरकार का बजट घाटा इस साल 15 अगस्त तक लगभग $6 ट्रिलियन है, यानी $65 बिलियन, और यह रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी रकम है, जो मूल रूप से तेल के साथ नाइजीरिया जैसी है। असल में रूस के अर्थशास्त्री इस बात पर बहस कर रहे हैं कि रूस तकनीकी मंदी में प्रवेश कर चुका है या नहीं। 2 लगातार तिमाहियों में जीडीपी में गिरावट, जिसे तिमाही दर तिमाही मापा जाता है और जिसमें मौसमी और कैलेंडर कारकों को ध्यान में रखा जाता है, उसे तकनीकी मंदी माना जाता है। यह तब हुआ जब पुतिन ने घोषणा की थी कि किसी भी हालत में अर्थव्यवस्था में मंदी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो फिर से सिर्फ हंसाने वाली बात है, क्योंकि यही पुतिन और उनके कदम हैं जो मंदी ला रहे हैं, और फिर वही बाकी अधिकारियों से कह रहे हैं, अरे भाई मंदी मत आने देना वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।